सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 3, जिसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और सभी क्वेश्चन का विस्तृत रूप से हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, उसको हल भी करके देखेंगे। तो चलिए आप बने रहिए द अल्फा क्लासेस के साथ और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम का तार, टंगस्टन का तार, तांबा का तार या मैंगनीज का तार? ठीक है, या मैंगनीज का तार। ठीक है, क्या बोला? संयोजक तार मतलब तार जोड़ने वाला तार। ठीक है, जोड़ने वाला तार। तो संयोजक तार में आपको इसकी राइट जो आंसर चल जाएगी वो हो जाएगा, इसकी राइट आंसर बाबू ऑप्शन सी, तांबा के तार को संयोजक तार के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तांबा के तार को संयोजक तार के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसकी राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? फ्यूज का तार। ठीक है, फ्यूज का तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लेड टिन मिश्रण का या नाइक्रोम का? देखिए ध्यान से, तांबा के तार को संयोजक तार के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, संयोजक तार के रूप में। टंगस्टन के तार को हम लोग बल्ब में यूज करते हैं। नाइक्रोम के तार जो होता है वो हीटर में उपयोग होता है। ठीक है, हीटर में उपयोग होता है। और जो आपको लीड और टीन का मिश्रण हो गया, मिश्र धातु हो गया, इसका होता है फ्यूज तार बनाया जाता है। ठीक है, इससे फ्यूज तार बनाई जाती है। अब जो फ्यूज तार होता है वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूज के तार का जो गलनांक होता है, गलनांक निम्न होता है। फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, और प्रतिरोध क्या होता है इसका? प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। ठीक है, फ्यूज के तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। इसलिए क्या काम करता है बाबू? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए जाते हैं, इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? बोला कि इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है, इसको अलग अलग तरीके से संयोजित किया जाता है। देखिए तीनों की यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R प्लस R प्लस R वो 3R मिल जाएगा। ठीक है, R प्लस R प्लस R क्या हो जाएगा आपको? 3R हो जाएगा जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बोला है कि नहीं प्राप्त हो सकता है, मतलब निगेटिव देखना है इसमें से। अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे समांतर क्रम में R R R तो इसका बन जाएगा R/3। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन आपको सी भी हो सकता है। दो को अगर हम लोग श्रेणी में जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसके साथ ए को समांतर में जोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ए को समांतर में जोड़ सकते हैं तो R प्लस R नीचे हो गया 2R और ऊपर है R, तो दोनों का 1/RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/R प्लस 1/2R। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 2R, यहाँ पर 2 + 1 हो गया। इसका मतलब RP का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2R/3। मतलब ए भी हो सकता है। तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आपको? ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। तो इसकी राइट आंसर बाबू आपको ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करते भी रहिएगा और सही बच्चे कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, सही बच्चे कमेंट करते रहेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन करे कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। एक 10 ओम रेजिस्टेंस कितना था तार का? 10 ओम। अब इसको खींच करके 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। देखिए तो स्ट्रेचिंग केस जब हम लोग बात करते हैं, खींचने का बात करते हैं, तो उसमें लंबाई
और क्षेत्रफल को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट मान चलेंगे। लंबाई बदलेगा तो क्षेत्रफल बदलेगा, उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट मान कर चलेंगे। ठीक है, A1 L1 बराबर A2 L2। पहले प्रतिरोध के लिए अगर क्षेत्रफल A है और लंबाई L1 है, और दूसरे का क्षेत्रफल हम लोग A2 कहेंगे और लंबाई कितना हो गया पहले वाला क्या, जैसे कि L2 जो होगा 3 गुने L1 हो गया, 3 गुना कर दिया था, 3 गुने L1, L1 से L1 कट जाएगा आपको, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा A1 बटा में 3। A2 का कितना होगा A1 बटा में 3। पहले प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला ये क्या यूज करेंगे, R1 बराबर क्या लिखेंगे रो L1 बटा में A1। रो तो कांस्टेंट होता है, रो L1 बटा में A1 करेंगे। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम लोग, R2 बराबर लिखेंगे रो L2 बटा में A2। अब L2 के लिए क्या हो गया आपको, L2 के लिए 3L हो गया, रो इंटू 3L1, और इसके लिए क्या हो गया आपको A1/3। चला ऊपर, तो R2 बराबर हो जाएगा 9 रो L1 A1, और इसकी वैल्यू कितना है आपको, इसकी वैल्यू दिया है आपको 10 ओम। कितना दिया है 10 ओम, तो 10 दहा के 90। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 ओम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा इसकी राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बच्चे कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, अच्छे से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन करें, 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात करें। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात करें। शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है बाबू V² बटा में R। ठीक है, R कांस्टेंट होता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है वो। तो R बराबर आप लिख सकते हैं V² बटा में P। ठीक है, ये फॉर्मूला, आप सारा फॉर्मूला नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग यहां से, ये देखेंगे कि V1 का स्क्वायर बटा में R1, V1 का स्क्वायर बटा में P1 बराबर V2 का स्क्वायर बटा में P2। V1 कितना आपको 220, तो 220 गुने 220 बटा में कितना हो जाएगा 1000 बराबर 110 गुने 110 बटा में P2। काटेंगे इसको, 2 बार में कट गया, काटेंगे इससे भी कितना बार कट गया, 2 बार में कट गया। ठीक है, 25 चौके, ठीक है 100 हो जाएगा, तो 250। तो P2 का वैल्यू कितना बाबू यहां से 250 वाट हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 250 वोल्ट शक्ति होगा, वाट शक्ति होगा उसका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। करेक्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किसके ऊपर आधारित होता है, आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो किरचॉफ का जो फोर्थ लॉ होता है, किरचॉफ का जो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि एक पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट क्या होता है, उसका अलजेब्रिकल सम, उस करंट के अलजेब्रिकल सम क्या होता है 0 होता है। उसी प्रकार से सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में टोटल पोटेंशियल का सम जो होता है वो 0 होता है। विभव का, यहां पर अलजेब्रिकल विभव का बात कर लेंगे, सम 0 होता है। यहां पर अलजेब्रिकल करंट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो करंट से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आवेश मिल जाएगा। तो फर्स्ट लॉ के लिए आवेश संरक्षित होता है, दूसरे के लिए क्या होता है ऊर्जा संरक्षित होता है। तो ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है घटता है, आर की वैल्यू घट रही है, तो क्या होगा, अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा वो बाबू, देखिए ध्यान से, चालक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि अगर वही बात करते हैं अर्धचालक में, तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर
प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जैसे कि अगर सिलिकॉन का बात करते हैं तो 0 केल्विन पर ये कुचालक का काम करता है। किसका काम करता है, कुचालक का काम करता है। लेकिन जैसे ही इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर दी जाती है तो फिर ये चालक का काम करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक, ठीक है, प्रतिरोध घट जाता है, वो क्या होता है आपको अर्धचालक होगा। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर आपको अगला क्वेश्चन, एक हीटर 100 वाट 220 वोल्ट के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट विभवांतर स्रोत पर जोड़ा जाता है। शक्ति प्राप्त करना है। ठीक है, एक हीटर का तार है जिसका वाट कितना, 100 वाट का है। तो आप यहां से करोगे क्या, आर निकाल लो, इसका प्रतिरोध निकाल लो। आर वाला क्या हो गया, वी स्क्वायर बटा में पी 200 गुने 200 बटा में कितना हो गया आपके यहां से 100। अभी यहां पर तो 100 वाट लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलते हैं हम लोग बनाकर देखते हैं। 1000 वाट होना चाहिए था उसका। 400 ओम हो गया, देखते हैं क्या हो जाएगा। अब 400 ओम को 2 टुकड़े में बांट दिया गया और 2 टुकड़े में बांट करके समांतर क्रम में डाल दिया गया है, समांतर क्रम में। तो ऊपर हो गया 200 ओम, नीचे हो गया 200 ओम, बीच से काट दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 100 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 100 ओम आ गया। कितने पर चलाना है हम लोग को, 200 पर ही चलाना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, शक्ति कितना होगा इसका, शक्ति हो जाएगा इसका P बराबर वी स्क्वायर बटा में R। तो 220 गुने 220 बटा में 100, 1 2 3 4 कट गया आपको, ये आपको यार आपको 400। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार डालते हो तो नहीं है, बोले आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर 1000 होनी चाहिए था। ठीक है, ये जो है आपको 1000 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 1000 देखते हैं तो एक जो 100 और कट जाएगा आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। यस, 40 को 2 भाग में बांटोगे तो आपको 20 आ जाएगा। नहीं, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा कितना हो गया आपके यहाँ, 2 दूनी का 400 आया, 400 ओम आ गया। 2 भाग में बांटे 200 का तो 100 ओम आ गया। समांतर में रखा गया है, बीच से काट करके। ठीक है, समांतर में रख दिया गया उसको, क्या आ गया आपको यहाँ से 100। 220 पर ही चलाने का काम किया है आपको, तो 220 गुना 220 काट दिए 400। यहाँ पर आपको 400 वाट होनी चाहिए थी। ठीक है, ऑप्शन सुधार ले, पर 400 वाट होगा, ऑप्शन ए चला जाएगा, 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो है सही। ताप क्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे इधर। इससे पहले क्या था आपको क्वेश्चन, जो ताप क्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, यहां पर भी था और यहां पर भी। चलो अगला देखते हैं, यही था आपका क्वेश्चन। अगला मिस्टेक हो गया, बैक साइड चल गया था। करा आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम मिलता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आपको न्यूनतम मिलता है। इसको समांतर क्रम में जोड़ना होगा और 1-1 का 3 है, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, 1/3, ये आपका ओम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बाबू। ठीक है, देखिए जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उससे करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदर्श का बात कर रहा है, तो इससे करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करंट 0 फ्लो करना चाहिए। तो करंट का फ्लो कब नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी, जिसकी प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो जाए, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जो आदर्श आमीटर है, आदर्श आमीटर, तो आदर्श आमीटर से कंप्लीटली करंट पास करने चाहिए, कोई करंट का लॉस नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, किसी भी
दूसरे मतलब हीट एनर्जी में वगैरह वगैरह में आपको करंट का लॉस नहीं होना चाहिए। तो करंट का लॉस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, जीरो। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपको शून्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन, कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। देखिए इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, ये क्या होता है, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सॉरी इसके लिए हम लोग सिग्मा आप यूज कर लो, सॉरी रो यूज कर लो। रो क्या होगा, रो ये जीरो पर हम लोग बात करते हैं। एक मिनट इसको फॉर्मूला फिर से लेते हैं। और रो थीटा बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा बात करते हैं। आप इस पर भी बात कर सकते हो। ठीक है, यहां पर भी बात कर सकते हो या उससे भी बात कर सकते हो। फॉर्मूला इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिखेंगे तो उसको हम लोग मिलेगा R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, इस पर भी लिख सकते हो आप फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, रो थीटा बराबर हो जाएगा रो जीरो प्लस में रो अल्फा थीटा। इसको इधर भेज देंगे तो अल्फा थीटा बराबर क्या होगा, रो थीटा माइनस रो नॉट जीरो बटा में रो, इसको जीरो कर दो। ठीक है, निकालना किस नाम को, देखिए ये हो जाएगा आपको रो थीटा माइनस रो जीरो बटा में रो जीरो इन बटा इधर थीटा हो गया गुना में। देखिए ये जो होगा आपको, ये तो आपको मात्रक भिन्न हो जाएगा, और रो थीटा माइनस रो नॉट बटा में रो नॉट, ये तो मात्रक भिन्न हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। आपको बचेगा आपको नीचे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो यहां पर क्या होगा 1 बाई केल्विन, इसका मतलब कि केल्विन इनवर्स। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आप फटाफट कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, हो सके अधिक से अधिक आप लोग शेयर लाइक भी करते चलिएगा। फिर आपको अगला तापमान का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान का क्या पड़ता है, आपको बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, लगभग समान रहता है या कोई नहीं। देखिए थीटा 1 मान के चलते हैं, आपको थीटा है, और थीटा 2 मान के चलते हैं थीटा प्लस 3 है, इतना मान चलते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अभी हम लोग क्या बात की है, R2 बराबर R1 प्लस 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये हो जाएगा आपको यहां से R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा, ठीक है, थीटा 2 के बदले थीटा प्लस 3 हो गया, माइनस थीटा तो बच गया कितने, यहां से 3 बच गया। इसको माइनस कर लेंगे तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा 2 माइनस R2 माइनस R1 बटा में R1। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, यहां से आएगा आपको अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू में 1/3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको पहले वाले जो था हम लोग पहले कितना होता है, अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटा में थीटा 2 माइनस थीटा 1, नीचे R1 होगा आपको। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू नीचे वाली क्या बढ़ेगी, आपको बढ़ेगी, और नीचे वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसकी राइट आंसर क्या था आपको, ऑप्शन बी चला जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता गुणांक होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आपको घट जाएगा। ठीक है, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। देखिए ध्यान से, स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर पहले इंक्रीज करता है। पहले क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और फिर कुछ समय के बाद उसकी टेम्परेचर होती है कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता रहेगा तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो क्या होता है, प्रथम बढ़ता है और बाद में फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि 100 वाट हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा।
इसमें शक्ति कितना है 100 वाट है, समय कितना है 2 मिनट अर्थात 2 गुने 60 सेकेंड मतलब कि 120 सेकेंड, समय 120 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है E बटा T होता है, तो E बराबर क्या होगा P इंटू टी हो जाएगा। P कितना है 100 अगुने 120, ठीक है, मतलब कि 12 के पावर 3, 12 के पावर कितना 3, और वाट सेकेंड, वाट सेकेंड बराबर होता है जूल, क्या होता है जूल। इसका मतलब एनर्जी कितना हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगा यहां से आपको, आ जाएगा, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो शक्ति इसका कितना है 1000 वाट है, पोटेंशियल विभव कितना है इसका 230 वोल्ट है, तो आर बराबर क्या होता है बाबू वी स्क्वायर बटा में पी होता है। इसका मतलब 230 गुने 230 बटा में कितना हो गया आपको 1000 हो गया, दो जो कट गया आपको कितना होगा 23 गुना 23 529 बटा में 10 मतलब कि 52.9 ओम हो जाएगा, 52.9 ओम हो जाएगा, 52.9 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या होगी इसकी ऑप्शन आपको, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करें कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, धातु के तार को अगर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है वो गति बढ़ जाती है, जिसके कारण उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है पर उसकी रेजिस्टेंस जो होती है प्रतिरोध होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जबकि अगर वही अर्धचालक होता है तो अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर आपको क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल राइट आंसर होगी, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर खंडों में काट कर उसे समांतर श्रेणी में है ना समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर देखिए 1 ओम का है, 4 भाग में बांट रहे हैं हम लोग, 1 को 4 भाग में बांटेंगे। ठीक है, चार भाग में, तो एक कितना होगा 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 4 भाग बांट दिए उसको 1/4 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है पैरेलल के लिए होता है R बटा में N, और R कितना यहां पर R का मान हो गया 1/4 और N मतलब कि संख्या का 1 2 3 4 को बटा 4 मतलब कि 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बाबू यहां पर 1/16 ओम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 1/16 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन करा कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कहलाता है प्रतिरोध होता है, धारा होता है, वोल्टता होता है, या विद्युत वाहक बल होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, देखिए ध्यान से, है ना, रेजिस्टेंस है जो कि उसको ताप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, ऑप्शन ए प्रतिरोध में अंतर, ऑप्शन बी ताप क्रम में अंतर, ऑप्शन सी विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर आपको चला जाएगा ऑप्शन सी, है ना, विद्युतीय विभव में अंतर, मतलब कि विभव के अंतर के कारण करंट का फ्लो होता है। जिसे अगर यहां पर एक पॉइंट ये जो है ये हाई वोल्टेज का है, ठीक है, उच्च विभव का है, ठीक है, उच्च विभव का है, और ये निम्न विभव का है, ठीक है, निम्न विभव का है, तो इसमें करंट का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। जो बैटरी देखते हैं उसमें जो प्लस का चिन्ह होता है वो उच्च विभव का होता है, माइनस का चिन्ह क्या होता है वो निम्न विभव का होता है, इसलिए करंट प्लस से माइनस की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर विद्युतीय विभव में अंतर हो जाएगा। विभव में अंतर के कारण ही आपको धारा का प्रवाह होता है।
यदि किसी सेल में किसी बैटरी से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि उसकी जो विभव है ना, वो दोनों बराबर हो गया, पॉजिटिव का और नेगेटिव का विभव क्या हो गया, बराबर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का बात करते हैं। ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है 12 वोल्ट, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका? स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान हो सकता है, ठीक है। इससे अधिकतम धारा प्राप्त करना होता है कैपिटल आर की वैल्यू 0 करना पड़ेगा आपको, मतलब उस परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ बाई आर, मतलब कि 12, ठीक है, 12 बटा में 0.4 काटेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 12 30 ओम, सॉरी 30 एम्पियर। अधिकतम इससे 30 एम्पियर तक की धारा का प्रवाह हो सकता है। कितने एम्पियर तक का? 30 एम्पियर तक की धारा प्रवाह हो सकता है इससे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ा दी जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। देखिए ध्यान से, शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। किसी भी चीज की इंक्रीज करने की बात करते हैं हम, जैसे देखिए ध्यान से, H इक्वल टू क्या होता है? आई, ठीक है, H इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, यह होता है फॉर्मूला। अब हम लोग शक्ति का बात करते हैं। अच्छा, शक्ति का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? P बराबर पढ़े हैं V स्क्वायर बटा में R पढ़े हैं, ठीक है। और V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, ठीक है। जब यहां पर V के बदले आई आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर बन जाएगा। मतलब इसमें आई स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएं, +3 प्लस 3 गुणे 3 बटा में 100। इसका मतलब 3 3 कितना हो गया? 6 प्लस में 0.09 अर्थात 6.0.09, मतलब लगभग आपको 6% इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगी। लगभग 6% की इंक्रीमेंट हो जाएगी। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा। जब उसमें धारा का मान लगभग 3% बढ़ाते हैं तो उसमें शक्ति का मान लगभग आपको कितना बढ़ेगा? लगभग 6% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। करा एक तार की लंबाई को खींचकर दुगनी कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसकी प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वही पहले भी हम लोग क्वेश्चन बात कर चुके हैं। स्ट्रेचिंग केस में क्या होता है बाबू? स्ट्रेचिंग केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होता है तार का, ठीक है। उसके जो वॉल्यूम होता है उसको कांस्टेंट रखना होता है और उसको कैसे लिखेंगे? ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश, है ना। तो पहले तार के लिए आर बराबर कितना लिखेंगे? रो इंटू एल बटा ए लिखेंगे। और दूसरे के लिए बात कर रहा है क्या हम लोग को? आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? रो, है ना, एल डैश बटा में ए डैश। अब यहां पर एक बातें क्या आ रही है यहां पर कि तार को खींच करके, पहले जो तार था उसको खींच करके क्या कर दिया जा रहा है? 2 गुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2L कर दिया जा रहा है। बाद में का जो एल डैश है वो कितना हो गया? 2L। अब इसी पर रख दो यहां पर कि क्या होगा आपको? A इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश के बदले में 2L, एल से एल कट गया, ए डैश बराबर कितना हो गया? A बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर लेंगे बाबू, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डैश के बदले में 2L अब बटा में A बाई 2 हो गया, ठीक है। 2 दूनी के 4, आर डैश बराबर हो जाएगा 4 रो एल बटा ए हो गया और इसके बदले में हम लोग का आर हो जाएगा, मतलब कि 4R हो जाएगा। तो 4R इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए 4R इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं बाबू हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं हम लोग? आवेश मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, धारा मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी मेजरमेंट किया जाता है। क्या मापा जाता है? एनर्जी का मेजरमेंट होता है, ऊर्जा का मापन होता है, ठीक है। ऊर्जा का मापन होता है। तो इसमें आपको ऊर्जा है नहीं, इसका मतलब इसके राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आवेश नहीं मापेंगे, नहीं हम लोग विभवांतर मापेंगे, नहीं धारा मापेंगे, हम लोग क्या मापते हैं? हम लोग एनर्जी मापते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश, तो ऋण आवेश का प्रवाह जो होगा देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ऋण विभव होता है
ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। क्या होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज के दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज के मतलब ऋण आवेश के बिल्कुल विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको मिलता है। अगला, ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सीबेक धारा, जूल धारा, पेल्टियर धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल धारा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? जूल धारा कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या आता है? देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इस तरह से R1, R2, R3, R4 और ये R5। कहता है कि जब R1 बटा R2 इक्वल हो जाए R3 बटा R4 के, तो R5 जो है ना, इसको हटा देते हैं। इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, इसका कोई वर्किंग नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा, इसको हटा दिया जाता है। तो इससे हम लोग करते क्या है? रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, है ना। क्या मापते बाबू? रेजिस्टेंस मापते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। ताप वैद्युत यंत्र एक साधन है जो रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं है। ताप वैद्युत युग में, ठीक है। तो ताप वैद्युत युग में करता है कि आपको ताप से वैद्युत बात कर रहे हैं, तो ताप वैद्युत युग में करता है कि आपको, तो ये उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ताप वैद्युत युग में कहता है आपको है ना, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, रो का बात कर रहा है, रो बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटाने से क्या होगा? तो ये जो होता है ये ना तो ए पर डिपेंड करता है ना ही एल पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ना ही आपको, ठीक है, दोनों बता के, ना तो एल पर डिपेंड करता ना ही ए पर डिपेंड करता। डिपेंड करता है किस पर? जो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगी, है ना। देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक हम लोग लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर गलती आपको बोल दिए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका, ताप वैद्युत संयंत्र किस पर काम करता है बाबू? ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा बदलता है, ठीक है। 28 का आप ऑप्शन ए टिक कीजिएगा, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, घट या बढ़ सकता है। देखिए एक बॉडी है आपको ये, ठीक है। आवेशित करने का मतलब इसमें या तो चार्ज देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, या यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और जब इसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसका मास क्या होगा? घट सकता है, घटेगा। तो इसकी चार्ज करने का बात किया, ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन चार्ज दोनों कंडीशन में होता है, इलेक्ट्रॉन देने पर भी, इलेक्ट्रॉन लेने पर भी, ठीक है। इसका मतलब इसकी आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, सारा हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया अच्छे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सभी से क्वेश्चन को बढ़िया से अगेन एक बार ट्राई कर लें, और सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।